नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का जो तटीय क्षेत्र है। भारत जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत को दो भागों में अगर हम देखें बांटकर, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को दो भागों में बांट कर अगर देखने पर एक भाग आता है उत्तरी क्षेत्र, जो मैंने यहाँ पे भी मैप पे नहीं बनाया है। उत्तरीय क्षेत्र जो है वो स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, और जो दक्षिणी क्षेत्र मध्य प्रदेश से निचला इलाका, अगर अपन कहें महाराष्ट्र जैसे ही मध्य प्रदेश से नीचे वाला इलाका आता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो उत्तरी भारत जो है वो स्थलीय भाग है, या उसकी सीमाएं जो हैं वो स्थलीय भाग से घिरी हुई हैं, और जो निचला इलाका है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। वो ज़्यादातर उस सभी राज्यों में आपको वहाँ पर समुद्रीय सीमा देखने को मिलेगी। तो समुद्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख तट के नाम हमें पता होने चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य जानकारी के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको अगर सामान्य जानकारी आप लेना चाहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैप मैंने बनाया हुआ है, आधे भारत का मैप मैंने बनाया है, ठीक है ना। यहाँ से जो आप देख रहे हैं मैप में, तो सबसे पहले अगर हम देखें भारत के जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला जो इलाका, ये पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे आपको मिलेगा ये समुद्र, कौन सा मिलेगा आपको, अरब सागर, ठीक है। और इस तरफ ये नीचे इस इलाके में आपको मिलेगा हिंद महासागर, ठीक है। और इस वाले इलाके में ये आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, ये पूरा इलाका रहेगा बंगाल की खाड़ी का, बे ऑफ बंगाल का, ठीक है ना। तो ये वाले इलाके में कौन सा क्षेत्र मिलेगा हमें, अरब सागर, निचला इलाका हिंद महासागर का, और इस तरफ वाला इलाका ये आपका बंगाल की खाड़ी का। तो पश्चिमी सिरे पे हमें भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी सिरे पे हमें अरब सागर मिलता है, दक्षिणी सिरे पे हमें हिंद महासागर मिलता है, और पूर्वी सिरे पे हमें बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल हमें मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ तटों के नाम रखे गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो सबसे पहले इस तरफ से पश्चिमी क्षेत्र से हम देखें, तो इसको भी मैं बता रहा हूँ। पश्चिमी क्षेत्र से मैं अगर हम इसको देखें, तो ये जो गुजरात है, इसका एक तट तो कठियावाड़ा भी कहलाता है, पर ये गुजरात से लेकर आपका यहाँ ये है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद आपका यहाँ दमन द्वीप और दादर नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, ठीक है। गुजरात, दमन द्वीप, मुंबई या जो महाराष्ट्र है, और गोवा, ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है ये कहलाता है कोंकण तट, ठीक है। तो कोंकण तट कौन कौन सा है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है कोंकण तट, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। इसी के बाद अब ये गुजरात के से लेकर गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है कोंकण। अब ये गोवा से लेकर, यहाँ से ये गोवा यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये गोवा से लेकर आपका कर्नाटका में एक जगह है मंगलुरु, गोवा से लेकर कर्नाटका का मंगलुरु तक ये कहलाता है कैनरा तट, ठीक है। ऊपर का ये आपका गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर मंगलुरु या कर्नाटका तक कैनरा तट, और फिर मंगलुरु से लेकर ये यहाँ पे आपको मिलेगा हिंद महासागर, और ये मिलेगा यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहाँ पे ये केरल राज्य भारत का, ठीक है। तो केरल वगैरह, केरल तमिलनाडु ये सब इसी में आ जाते हैं। तो कर्नाटका मंगलुरु से लेकर आपका कन्याकुमारी तक ये हमें मिलेगा मालाबार तट, इसको कहते हैं मालाबार तट। तो अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें, तो गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटका या मंगलुरु तक केनरा तट, और कर्नाटका मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहलाता है मालाबार तट। तो ये हुई पश्चिमी क्षेत्र की बात, जो कि अरब सागर में पड़ता है, और कुछ हिस्सा हिंद महासागर में यहाँ से टच होता है, ठीक है। अब आते हैं हम भारत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ और दक्षिणी क्षेत्र की तरफ। तो कन्याकुमारी से लेकर, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर ये वाला इलाका जो है ये कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पे। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक ये वाला तट कहलाता है कोरोमंडल। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी का, कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी का क्षेत्र कहलाता है क्या, कोरोमंडल तट, ठीक है।
और फिर ये कृष्णा नदी से यहाँ पे एक हमें नदी मिलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र के बीच का जो इलाका है वो कहलाता है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जब नदी जो है वो समुद्र पे गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ नदियाँ नहीं करती हैं, वो अलग मैटर है, नर्मदा ताप्ती जैसी नदियाँ नहीं करती हैं, मगर कुछ नदियाँ जो हैं वो जब समुद्र में गिरती हैं तो इस तरीके से, जैसे समुद्र में गिरते समय वो कई सारी धाराओं में इस तरीके से बट जाती हैं। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये मिट्टी वाला इलाका बच जाता है, क्योंकि वो इकट्ठी करती हुई नदियाँ लाती हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है ना? तो ये जो गोदावरी नदी का जब समुद्र में गिरने, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, या कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले का जो क्षेत्र है मिट्टी वाला, और उसके बाद तटीय इलाका, तो वो गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र तक का इलाका कहलाता है गोलकुंडा तट। इसके बाद हम देखें गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर जो ऊपर का उत्तरीय क्षेत्र है, ऊपरी जो आपके तट मिलते हैं उड़ीसा और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका, तो उसको बोलते हैं उत्तरीय, भारत का उत्तरीय तटीय भाग है ना, ये वाला ये इलाका जो पूरा है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल उड़ीसा वगैरह सब आ जाएगा। इस वाले इलाके को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है ना? गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक, या हम उसको कह सकते हैं वेस्ट बंगाल तक, तो ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरी सरकार तट। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से तट भारत के अलग अलग जगहों पर जिनके नाम से हम जाना जाता है, उनको किस तरीके से हम अलग अलग उससे डिफाइन करते हैं तटों को। अब हम देखते हैं एक और इसी में एक प्रश्न और आता है, बनता है कुछ, तो उसको और हम देख लेते हैं। जैसे तटीय रेखा से कुछ प्रश्न आते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसा आप अगर यहाँ मैप पे देख रहे होंगे ये वाला इलाका, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो जैसा कि आपको यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं, मैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, कि भारत की तटीय सीमा, जैसे कि भारत का अगर उत्तरी भाग अपन देखें तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो क्या है? स्थलीय सीमा से घिरा हुआ, मगर जो प्रायद्वीपीय भाग है वो है समुद्री सीमा से, या समुद्र तट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत के अगर राज्यों की अपन बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2020 तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2019 में 9 हुए थे, ये 7 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था, परंतु बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इसकी राजधानी बनाई गई है दमन। इसको याद रखिएगा, राजधानी क्या बनाई गई है? दमन। अब दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन है। पहले ये दादर नगर हवेली की सिलवासा थी, दमन द्वीप की दमन थी। ठीक है? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इन 28 राज्यों में से अगर हम देखें तो 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं, ये संख्या याद रखिएगा, 28 में से 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्रीय सीमा या जिनमें समुद्र पाया जाता है ना। जैसे आप देखेंगे भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कुल 9 राज्य हैं जिनके पास, जहाँ पे आपको समुद्र मिलेगा या समुद्रीय क्षेत्र मिलेगा, तट मिलेंगे, समुद्र के तट मिलेंगे। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें तटीय क्षेत्र हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें तट है। तो ये आप फैक्ट में याद रखिएगा, भारत के 9 राज्यों में समुद्र है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्रीय सीमा है या तट है। ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं कुछ और आगे प्रश्न देखते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, 9 राज्य और
4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्री सीमा अपने आप में रखते हैं। तो अब देखिएगा भारत, आप इससे देख सकते हैं कि भारत चूँकि इतना बड़ा जो क्षेत्र है भारत का, इसके कारण भारत की एक बड़ी विशाल तटीय सीमा बनती है। तो अगर हम भारत की ये जो पूरी, अगर ओवरऑल भारत को हम काउंट करें, चाहे वो उत्तर का जो स्थलीय भाग है या दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है, उन सबको अगर हम टोटल क्लियर करें तो भारत का कुल जो सीमा है अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो आपकी दूसरे देशों से जो स्थलीय सीमा लगती हो या ये जो समुद्री सीमा है ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है स्थलीय सीमा की। और अगर हम तटीय सीमा की बात करें, ये स्थलीय सीमा की है, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो है तटीय सीमा भारत की है, सॉरी स्थलीय सीमा है। और तटीय सीमा की अगर हम बात करें, तटीय सीमा भारत की कितनी है लेंथ में, भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। अगर हम इस 6,100 किलोमीटर में राज्यों के साथ साथ अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भारत के कुछ द्वीप यहाँ पे मिलते हैं, कुछ द्वीप यहाँ लक्षद्वीप वगैरह और अंडमान निकोबार वाला इलाका अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्र द्वीपीय क्षेत्र है। द्वीप क्या होता है, थोड़ा सा एक और चीज़ देख लें, अगर कोई स्थल भाग है, जैसे कोई एक स्थल भाग है, उसके चारों ओर जो है वो स्थलीय सीमा है, कोई भी जल राशि नहीं है, तो वो कहलाता है लैंड लॉक प्लेस या स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध, लैंड लॉक या स्थल रुद्ध या भू आविष्टित भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। या अगर कुछ इस तरीके की आकृति हो, जैसे भारत को हम देखते हैं, अगर वो एक ओर से आपका घिरा हो किससे, स्थल से, और 3 ओर से घिरा हो जल से, तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। और अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से बड़ी समुद्री या बड़ी जल राशि से घिरा हुआ हो, है ना, उसको बोलते हैं द्वीप, द्वीप, आइसलैंड इसको बोलते हैं द्वीप। इसके चारों ओर जल राशि होती है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और जलीय तटीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों को भी अगर हम मिला दें, द्वीपों की भी सीमा मिला दें, तो ये सीमा हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। तो इसको याद रखना है। भारत की कुल तटीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये है, अकेली द्वीपों को छोड़कर तटीय सीमा ये है, और स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्य, किस किस राज्य में, ये आप नोट कर लीजिएगा, भारत के किस किस राज्य में किस तरीके से समुद्री सीमा जो वो हमें मिलती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भारत का सबसे ज़्यादा अगर समुद्री सीमा की या जल तट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो तटीय क्षेत्र है वो मिलता है गुजरात में। ये प्रश्न ही आता है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। लगभग 1200 गुजरात में 1214.6 किलोमीटर की जो है तटीय रेखा में मिलती है ना। ये मतलब जो समुद्र का इलाका है गुजरात का, वो 1214.6 किलोमीटर का इलाका हमें तटीय सीमा में मिलता है। और गुजरात भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला राज्य भी है भारत। अगर इसमें हम क्रम की बात देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है गुजरात, जो सबसे लंबी तट रेखा है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, तो सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र, और 5वें नंबर पे आता है आपका केरल। ये भारत के 5 बड़े तट रेखा वाले राज्य, फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र और 5वां केरला। और अगर हम छोटी तट रेखा की बात करें, सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य, है ना, ये तो थे सबसे बड़ी तट रेखा वाले राज्य। अगर सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटी तट रेखा वाला भारत का राज्य गोवा। सबसे छोटी जो तट रेखा मिलती है वो है गोवा की। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल,
ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है सबसे छोटी तट रेखा का कर्नाटक। ठीक है। फिर इसके बाद अलग अलग राज्य आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, दूसरी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका, गोवा, जिसकी 101 किलोमीटर के आसपास आती है तटरेखा की लंबाई। और अगर आपसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछ लिया जाए दक्षिण भारत में, या तो ये कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 970 किलोमीटर करीब आती है इसकी तटरेखा। और अगर हम बात करें भारत के केंद्र शासित प्रदेश की, भारत के केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है वो आपकी मिलेगी अंडमान निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में सबसे लंबी तट रेखा कहाँ मिलेगी, केंद्र शासित प्रदेश में। अंडमान निकोबार की जो तट रेखा है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला, ये बड़ा हो गया केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में। और सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दमन द्वीप जो है वो सबसे छोटा तट रेखा वाला, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर में पुडुचेरी आता है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे इससे लेकर। अब हम इसमें देखते हैं कि एक दो फैक्ट और बनते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र है, तो ये आप देख लें 9 राज्यों में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 4 है ना। उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में कहीं पे भी समुद्र नहीं पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के भाग में समुद्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट बनते हैं, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोओं को देखने के लिए। धन्यवाद।